ज़ीना डायोड एक इस तरह का टॉपिक जिससे आईआईटी-जेईई के एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है अगर एक बार आपको इस टॉपिक की डेप्थ समझ आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा ये गलती कर रहा होता है, वो ज़ीना डायोड जैसे टॉपिक को टफ समझ के इग्नोर कर देता है, बट वास्तविकता में बिलीव मी ये टॉपिक इतना आसान है, आने वाले 20 से 25 मिनट में तुम्हें ज़ीना डायोड के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ताकि यहाँ से अगर कोई सवाल आता है ना तो तुम्हारे 4 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं। चूंकि ये सीरीज का ये पहला वीडियो है तो मेरा ये दायित्व बनता है मैं आपको इस सीरीज से थोड़ा सा अवगत करा दूं। तो इस सीरीज में हम इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स जहां से मार्क्स बिल्कुल डायरेक्टली आप स्कोर कर सकते हो और एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम हर एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में इस सीरीज के बारे में आप जो आगे की वीडियोस में चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर देना, ताकि हम आपके फीडबैक के बेसिस पे जो आने वाले वीडियोस हैं उनको भी हम इस तरह से बनाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो सके। तो स्टार्ट करते हैं ज़ीना डायोड। सबसे पहले क्या होता है ज़ीना डायोड, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको अगर थ्योरेटिकल सवाल भी यहाँ से कोई पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और एक ज़ीना डायोड में। एक नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड जब हम बनाते हैं तो उसमें एक साइड पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हमारे पास ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज होती है, दूसरी साइड एन टाइप होता है जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होती है, और जब हम उसको आपस में मर्ज कराते हैं तो वो एक जंक्शन क्रिएट होता है और इस सिस्टम को पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ज़ीना डायोड अलग कैसे है पीएन जंक्शन डायोड से? सबसे पहला जो इसकी खासियत होती है वो ये है कि ज़ीना डायोड नॉर्मल या ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में एक हैवीली डोप्ड डायोड होता है। ये एक हैवीली डोप्ड डायोड होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? ये एक हैवीली डोप्ड डायोड होता है और इससे फर्क ये पड़ता है कि जब हम इस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मर्ज कराते हैं तो वास्तविकता में जो ये जंक्शन बनता है, इस जंक्शन के पास में ये जो यहाँ पर रेड कलर से मैंने दिखाए सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसकी बात करें जंक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन होल्स को फिल करते हैं। यहाँ के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन होल्स को जाकर के फिल करते हैं। इस तरह से ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन होल्स को फिल करते हैं और यहाँ पर एक ऐसा रीजन क्रिएट करते हैं जहाँ पर कोई भी चार्ज करियर नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता में चार्ज होता है, चार्ज करियर नहीं होते। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब बनता है तो यहाँ से चार्ज करियर तो खत्म हो गया, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आकर के इधर इकट्ठा हो रहे हैं उससे जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं इनकी इंटेंसिटी या बोल सकते हैं ये बहुत ज्यादा चार्ज होता है। तो इससे जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सबसे दूसरी चीज ये है कि जब नेगेटिव चार्जेस इधर आने लग जाते हैं तो उससे फर्क ये पड़ता है कि सपोज दैट 5 मान लो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहाँ पर। अब चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो फर्दर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वो रोक देगा। तो चूंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, तो उससे होता क्या है थोड़े से ही टाइम में मतलब जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वही आपस में एक दूसरे को फिल कर देते हैं। इससे दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ ही नहीं पाते क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। वो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को तुरंत का तुरंत रोक देता है, जिससे जो डिप्लीशन रीजन बनता है, इससे ये जो डिप्लीशन रीजन बनता है ये बहुत ही पतला बनता है। ये होता है डिप्लीशन रीजन। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि इसमें जो डिप्लीशन रीजन बना वो पतला बना। डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर इज थिन। तो ये इसके बेसिकली ये तरीका होता है किस तरह से हमारे पास पीएन जंक्शन जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज़ीना डायोड हमारा डिफरेंट होता है। इसमें हैवीली डोप्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है जिससे डिप्लीशन रीजन जो है वो पतला हो जाता है। अब इसका असर क्या पड़ता है हमारे जो बायसिंग पे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएन जंक्शन डायोड को जो मेजरली यूज करते थे वो करते थे फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में। वहां पर ब्रेकडाउन हो जाता था जिसको हम एवलांच ब्रेकडाउन बोलते थे। और एवलांच ब्रेकडाउन से मैं भी थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में और थोड़ा सा बात करूंगा इसके बारे में।
एक ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन डायोड जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें भी सेम ही चीज़ होती है, पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, यहाँ पर होल्स होते हैं बहुत सारे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कंपेयर टू ज़ीनर डायोड ये कम होते हैं क्योंकि इसमें ड्रॉपिंग जो होती है वो इतनी हाई नहीं होती है। और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। ठीक है साहब, ओके। जब इसको हम रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस मतलब पी टाइप को हम निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कराते हैं, तो होता क्या, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स पे इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर एक स्मॉल करंट जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक स्मॉल करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करती है। ठीक है साहब, ओके। अब चूंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, इससे जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत वाइड होता है, और ये जो निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो भी कंपेयर टू ज़ीनर डायोड इतना स्ट्रांग नहीं होता है। फर्क क्या पड़ा इससे कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग रहे होते हैं तो डिप्लीशन रीजन चूंकि चौड़ा है तो इससे पास होने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे वो डिप्लीशन रीजन के अंदर, जिससे उस डिप्लीशन रीजन के अंदर जो एटम्स अवेलेबल हैं उससे जाकर के टकराते हैं। उनसे जाकर के जब ये टकराते हैं तो उस कोलिजन की वजह से वहां के इलेक्ट्रॉन्स भी नॉक ऑफ होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन था, ये डिप्लीशन रीजन में आकर के जो एटम्स हैं उनसे टकरा करके वहां के इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ करता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स चूंकि बहुत ज्यादा हो गए तो उससे उसकी जो करंट है वो बढ़ी, लेकिन चूंकि वो टकराए हैं आकर के और उस टकराने की वजह से, उस कोलिजन की वजह से वहां पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये करंट तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होता है उससे जो हीट जनरेट होती है उससे हमारा जो डायोड है वो खराब हो जाता है। अब वापस आते हैं यहाँ पर ज़ीनर डायोड में। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत पतला, बहुत मोटा नहीं होता, वो बहुत पतला होता है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे पास थे और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो यहाँ पर चूंकि होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स की भी कंसंट्रेशन अच्छी खासी होगी। यहाँ पर जो मतलब मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ पर जब हम इसको रिवर्स बायस करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फिर भागे इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर भागे इधर, और अब इलेक्ट्रॉन्स जब भागते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पर चूंकि डिप्लीशन रीजन बहुत पतला है, डिप्लीशन रीजन पतला होने के कारण यहाँ पर जो एटम्स होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ढंग से कोलाइड ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती थी वो नहीं हो पाएगी इसमें। पहला पॉइंट। दूसरा, चूंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने तुम्हें भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो एटम्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं। जब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खुद से बॉन्ड तोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रही थी वो नहीं होगी। कोवैलेंट जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे बिना किसी हीट को जनरेट किए, तो जो करंट है वो यहाँ पर भी जनरेट होगी, करंट जो है वो यहाँ पर भी जनरेट होगी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहाँ पर भी आएगी आफ्टर सम टाइम, बट यहाँ पर डायोड का खराब होने का खतरा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन से जो डायोड है वो खराब नहीं होता, बट एवलांच ब्रेकडाउन से डायोड खराब हो जाता है। तो ये ज़ीनर डायोड की खासियत थी। ये बेसिक्स थे जो मैंने तुम्हें बताया ज़ीनर डायोड के बारे में। अब खासियत ये है कि ज़ीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो है ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो किस तरह से ज़ीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, कैसे इसका सर्किट फॉर्म होता है और कैसे हम इसको समझेंगे सवालों में भी, कैसे इसके सवालों को टैकल करेंगे, अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है साहब, ओके। तो मैं इसका बेसिक सर्किट बनाना शुरू करता हूँ, फिर इसके बाद में उसको प्रॉपर अच्छे से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ज़ीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये क्या बला है साहब, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? इमेजिन करो आपके घर पे जो अप्लायंसेस यूज़ हम करते हैं, सपोज मैं स्मार्ट बोर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी भी आप एक छोटा सा बल्ब ले लो, आप एक छोटा सा पंखा ले लो, आप कुछ भी ले लो, तो किसी भी अप्लायंसेस को यूज़ करने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है, चाहिए होता है। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो वोल्टेज के प्रति सेंसिटिव होती है, जैसे आपका ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो ख़राब हो जाता है। देखा होगा अपने घरों में भी कि अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, अभी रिसेंटली मैं घर पे था और मेरा जो इन्वर्टर था वही वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ख़राब हो गया।
तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो वोल्टेज रेगुलेशन की प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो अगर उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो वो डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे, वोल्टेज एक प्रॉपर एक स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो है चलता रहे, लगातार सप्लाई उसको मिलती रहे। तो वही काम ज़ीनर डायोड करता है। किसी भी अप्लायंसेस में एक रेगुलर या बोल सकते हैं एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है वो देता है। ठीक है साहब, कैसे इसको सर्किट कैसे फॉर्म होता है जरा बहुत ध्यान से सोचना। मान लो ये एक लोड रेसिस्टर है जिसमें हमें चाहिए कि हम इसमें ये मान लो ये बल्ब है या पंखा है, जो भी अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं वही ये लोड रेसिस्टर है। तो अब इसको मान लो हम बैटरी से ऐड करते हैं, इसको हम बैटरी से ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल रेसिस्टर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल रेसिस्टर, मान लो इसको मैंने R बोल दिया और इसकी VI इंटरनल जो हमारे पास मान लो वेरिएबल सोर्स ले लेते हैं। वेरिएबल ले लेंगे तो आपको और फील आएगा कि हाँ भाई फ्लक्चुएट कर रहा वोल्टेज। ओके, अब ये नॉर्मल सर्किट होता, बट चूंकि हम चाहते हैं वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ना हो इसके क्रॉस, क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज तो इसी के क्रॉस मिल रहा है ना, V0 जो है वो इसी के क्रॉस मिल रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं इस V0 में फ्लक्चुएशन ना हो। अब इस V0 में फ्लक्चुएशन ना हो, फ्लक्चुएशन से भी एक बेहतर शब्द जो मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा वो ये है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, जैसे मान लो ये जो लोड रेसिस्टर था ये 5 वोल्ट के बाद में ख़राब हो जाएगा, लेकिन 5 से अगर कम आ रहा है तो ख़राब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ये ख़राब हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि यार इस लोड रेसिस्टर के अक्रॉस, भाई ये बहुत हाई भी जा सकता है, ये आपका 240 वोल्ट भी दे सकता है सपोज दैट, लेकिन ये 5 वोल्ट से ज़्यादा पे ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितने वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है लोड रेसिस्टर के अक्रॉस, हम उतने ही वोल्टेज का एक ज़ीनर डायोड लेते हैं और यहाँ पर इसके साथ में इस तरह से लगा देते हैं। ज़ीनर डायोड का ये सिंबल होता है, ये जो सिंबल है दिस इज द सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड। इस तरह से ज़ीनर डायोड को दिखाते हैं। ठीक, ये इसका P साइड होता है, ये इसका N साइड होता है। ठीक है साहब, ओके। तो जब इसके अक्रॉस हम इसको लगा देते हैं तो अब यहाँ पर इसका वोल्टेज VZ है, जैसे मैंने यहाँ पर फर्ज किया था कि ये 5 वोल्ट का हमारे पास मैक्सिमम झेल सकता है, तो मैंने 5 वोल्ट का ज़ीनर जो है वो लगा दिया यहाँ पर। ठीक है साहब, ओके, बात समझ आती है। अब कैसे इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, कैसे इसमें वोल्टेज जो है रेगुलेट करेगा, अब जरा इसकी बात करें। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर साफ सुथरा सा फिगर बना दिया है ताकि चीज़ें आपको साफ सुथरी दिखती रहें। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें V0 मिलता है, इसके अक्रॉस हमें V0 मिलता है। ठीक है साहब, ओके। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं, हाँ सुनना, मान लेते हैं कि हमारे जो लोड रेसिस्टर है उसके अक्रॉस हमने ज़ीनर नहीं लगाया है। अगर हमने ज़ीनर नहीं लगाया है तो कितना वोल्टेज हमें मिलेगा इस लोड रेसिस्टर के अक्रॉस, उसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो मान लिया ज़ीनर नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने मान लिया ज़ीनर नहीं है। अगर ज़ीनर नहीं है तो मान लिया भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा V, और यहाँ मान लो 0 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है V। ठीक है साहब, ओके। तो इस V की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए पहले हम करंट निकाल लेते हैं। I क्या आ जाएगा, टोटल I इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज हमारे पास VI और डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टर कितना है R प्लस RL। ठीक है साहब, ओके। ये करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में। ओके, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल्स टू व्हाट, IR। तो I RL के अक्रॉस निकालना है, तो IRL। I कितना है दिस, तो VI RL डिवाइडेड बाई R प्लस RL। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ज़ीनर कब ऑन चाहिए, जब हमारा भाई हमें इसके क्रॉस 5 वोल्ट चाहिए था ना, तो जैसे ही हमारा जो इनपुट सप्लाई है वो 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो हम चाहते हैं कि यार ज़ीनर जो है वो एक्टिव हो जाए और जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो ज़ीनर खा जाए, हमें इसके अक्रॉस तो 5 वोल्ट ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो V है जो हमने कैलकुलेट किया है, इस V की वैल्यू, इस ध्यान सुनना, इस V की वैल्यू अगर ज़ीनर हम नहीं चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि अगर हमारे 5 वोल्ट से कम भी सप्लाई आ रही है तो हमें नहीं चाहिए, ज़ीनर की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा पे तो ज़ीनर की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन अगर हमारे पास V की वैल्यू VZ से कम है, मतलब ये जो हमने फर्ज किया था कि 5 वोल्ट है, तो अगर V की वैल्यू 5 वोल्ट से कम है, VZ से कम है, तो हम भाई यहाँ पर ज़ीनर का कोई काम ही नहीं होता है भाई, यहाँ पर तो ज़ीनर ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि ज़ीनर तो 5 वोल्ट के बाद चालू होगा, क्योंकि 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाने देना चाहिए। तो यहाँ पर ज़ीनर ऑफ होता है, यहाँ पर ज़ीनर इज ऑफ, और ज़ीनर ऑफ है तो जो वोल्टेज एज इट इज हमें मिलेगा इसके क्रॉस वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। तो इस केस में जो V आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू V जो हमें मिल रहा था उस केस में। ज़ीनर ऑफ है तो जो यहाँ में V मिला, ये V मिला, तो यही हमारा आउटपुट वोल्टेज है। लेकिन अगर हमारा V की वैल्यू VZ को क्रॉस कर जाए या उसके बराबर आ जाए तो क्या होगा? अगर हमारी V की वैल्यू VZ को क्रॉस कर जाए या उसके बराबर आ जाए तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर केस में
जो जीनर है वो ऑन हो जाएगा। जब जीनर ऑन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो एक्स्ट्रा सप्लाई होगी, जो एक्स्ट्रा करंट होगी, वो जीनर के थ्रू पास होने लग जाती है। जैसे मान लो 10 वोल्ट की 10 एम्पियर की करंट आ रही थी और 5 एम्पियर के करंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर हमें 5 वोल्ट का वोल्टेज मिलना है, तो एक्स्ट्रा 5 एम्पियर क्या करेगी, जीनर से पास कर जाएगी। तो इस केस में जीनर ऑन हो जाएगा, जीनर इज ऑन, जीनर इज ऑन। और जो एक्स्ट्रा, जो भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 5 वोल्ट तो देता रही है, में तो उस केस में आउटपुट जो होगा जीनर के बराबर वोल्टेज देता रहेगा, उतना तो देता ही रहेगा। लेकिन अगर कम था तो वो कम देगा, लेकिन अगर ज्यादा जा रहा है तो वो जीनर के बराबर ही देगा, वहां पर कोई लोचा नहीं करेगा वो। तो इस केस में वी आउटपुट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी जेड। उस केस में ये वी जेड हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई है, आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि सवाल किस तरह से बनते हैं। यहां पर आपको वीजेड गिवन होगा सवाल में, यहां पर आपको मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो कर सकती है वो गिवन हो सकती है, आपको निकालना भी पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है साहब, आप कैसे करेंगे, जरा एक सवाल लेते हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे क्वेश्चंस। अभी ये रीसेंट क्वेश्चन है, 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में पूछा गया था। सवाल ध्यान से पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ द अमीटर विल बी। जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको 4 वोल्ट दिया गया है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, सॉरी अमीटर की रीडिंग अपने को निकालनी, मतलब कितनी करंट फ्लो कर रही है इसके अक्रॉस। तो सेम प्रोसेस हम जानते हैं कि भैया सबसे पहले हम देखते हैं कितना यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज मिला, वी की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। ठीक है साहब, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले करंट कितनी फ्लो करेगी, आई इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वोल्टेज कितना है 12, तो वी अपॉन आर कितना है, टोटल रेसिस्टर 500, तो ये आ गई करंट, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, तो वी इज इक्वल टू व्हाट, आई आर, तो आई कितना है 12/500 इंटू आर कितना है 400, कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 12 चौक 48, 48 डिवाइड बाई 5, राइट। तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये आ गया 5 9 45, 9 पॉइंट समथिंग वोल्ट, राइट। तो क्या V की वैल्यू, भाई इसमें VZ कितना है, दिस इज नथिंग बट VZ, तो क्या V की वैल्यू VZ से ज्यादा है, हाँ जी ज्यादा है। तो अगर V की वैल्यू VZ से ज्यादा है तो जीनर ऑन है या ऑफ है, जीनर तो ऑन हो गया भैया, जीनर तो ऑन हो गया, जीनर इज ऑन, जीनर इज ऑन। और जीनर अगर ऑन है तो आउटपुट में सप्लाई कितनी मिलेगी, जितना जीनर का वोल्टेज, तो वी आउटपुट कितना होगा, वी आउटपुट जो होगा दैट विल बी व्हाट, जीनर का वोल्टेज, जीनर का वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है। ठीक है भैया, ये बात समझ आती है, जीनर का वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो अगर इसके अक्रॉस 4 वोल्ट लग रहा है तो ये 4 वोल्ट ही तो होगा, 0 4, राइट। तो करंट कितनी फ्लो करेगी, आई इज इक्वल टू व्हाट, वी कितना है 4 वोल्ट डिवाइड बाई आर कितना है 400, सॉल्व कर दो कितना आ गया 1/100, 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर, राइट, 10 मिली एम्पियर। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, 10 मिली एम्पियर, हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। तो इस तरह से जीनर के क्वेश्चंस को करना होता है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए भाई। सवाल क्या बोल रहा है हमसे, अ जीनर डायोड विद 5 वोल्ट जीनर वोल्टेज इज यूज्ड टू रेगुलेट एन अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट ऑफ 25 वोल्ट। इसमें फिगर भी नहीं दिया गया है, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन ले लिया कि इसमें फिगर भी नहीं दिया गया, तो फिगर भी अपन बनाएंगे। तो जीनर डायोड का वोल्टेज कितना है, ये VZ हो गया 5 वोल्ट, ठीक, ओके। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कितनी, 25 वोल्ट की मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पर एक पावर सप्लाई बना लेते हैं 25 वोल्ट की। चलो इसको नॉर्मल DC बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 25 वोल्ट, ठीक। यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेसिस्टर तो होता ही, रेसिस्टर दिखाया गया फॉर अ 400 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज में 400 ओम है, ये 400 ओम है। जीनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स द लोड करंट, इधर जीनर होगा, है ना, इधर जीनर होगा और यहाँ पर हमारे पास लोड रेसिस्टर होगा। लोड रेसिस्टर की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है, हमें लोड रेसिस्टर नहीं पता, यहाँ पर इसको RL बोल देते हैं, इसका VZ बोल देते हैं, ठीक है साहब, ओके। VZ की वैल्यू 5 वोल्ट दी गई है, ठीक है साहब, ओके, 5 वोल्ट है, ओके 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 ओके। अब क्या बोल रहे हैं, लोड करंट और हमें लोड रेसिस्टर बताना है। अब वो एक चीज और बोली गई, जीनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स द लोड करंट। तो लोड करंट अगर I है, लोड करंट अगर I है तो ये कितनी होगी 4I, ये बोला गया आपसे, ये बोला गया आपसे, ओके। एक बात ध्यान सोचो, ये 25 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट का जीनर है, तो आप कुछ भी कर लो जीनर तो ऑन ही हो जाएगा। जब जीनर ऑन हो जाएगा भाई, बहुत हाई वोल्टेज है, तो अगर मैं बोलूं अगर जीनर ऑन होगा तो यहां पर कितना 0, तो यहां पर कितना होगा 5, राइट, यहां पर 5 है, यहां 25 है, तो करंट कितनी फ्लो करेगी, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इज इक्वल्स टू 25 - 5 यानी 20 डिवाइडेड बाई 400, डिवाइड बाई 400, ये टोटल करंट आ रही है। टोटल करंट कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 1/20। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 1/20 को क्या लिख सकते हैं, नीचे अगर हम इसको लिखें 1/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 1 2 1 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/10, 100/2 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये आ गया 50 मिली एम्पियर, ये आ गया 50 मिली एम्पियर। और अगर ये 50 मिली एम्पियर है तो बहुत ध्यान सोचो, 50 टोटल है,
यहाँ पर इसकी 4 गुना आ जाएगी। तो अगर सोचो ये टोटल 50 है, इसको बांटना है 2 भागों में कि ए भाई टोटल कितना होना चाहिए, 4i प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट, 50 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिली एम्पियर। तो लोड के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो कर रही है, 10 मिली एम्पियर। लोड के अक्रॉस करंट अगर 10 मिली एम्पियर है, यहाँ वोल्टेज कितना है 5 और 0, तो आर एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन आई। वी कितना है 5 डिवाइड बाई आई कितना है 10 मिली एम्पियर। तो 10 इंटू 10 टू पावर -3 यानी इधर चला जाएगा, हमारे पास जाएगा 1 2 3, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 500 ओम इज द आंसर। तो 500 ओम इज द लोड रेसिस्टेंस एंड आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मिली एम्पियर। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप जीनर की चीजें आपको समझ आ गई। जीनर पता है इतना ही पूछा जाता है, इससे बहुत कुछ खास चीजें आती ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ तक रुके हुए इस क्लास में तो आपको जीनर डायोड आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी इसका भी फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है। अगर पसंद आई है तो वो बताना है, कुछ और एडिशनल चीज़ें हम कर सकते हैं सीरीज़ में तो वो बताना है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना ताकि इस तरह की वीडियोस तुम तक लगातार पहुंचती रहे। और उन दोस्तों के साथ में जो इस तरह के टॉपिक्स को स्किप करते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।